कहानी है चीप की दावत। ये कहानी भीष्म साहनी द्वारा रचित है। प्रसिद्ध व्यंग्यात्मक कहानी है जो मध्यम वर्गीय समाज के खोखलेपन, दिखावे और दिखावटी आधुनिकता को उजागर करती है। यह कहानी स्वार्थी बेटे शामनाथ और उसकी माँ के संबंधों पर केंद्रित है, जहाँ बेटा अपनी माँ को सामाजिक और व्यावसायिक प्रगति में बाधा मानता है। कहानी दर्शाती है कि कैसे आधुनिकता के नाम पर लोग अपनी माँ को बोझ समझते हैं और उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। ये जो कहानी है, इसका प्रकाशन वर्ष है 1956। इस कहानी में मुख्य पात्र शामनाथ, उनकी पत्नी और उनकी बूढ़ी माँ है। शामनाथ कहानी का मुख्य पात्र है, जो एक मध्यम वर्गीय व्यक्ति है और नौकरी में उच्च पद पाने के लिए अपनी पदोन्नति के लिए अपने घर में दावत का आयोजन करता है। वह अपनी आधुनिक बनने की चाह में अपनी बूढ़ी माँ को छुपाने की कोशिश करता है। शामनाथ की माँ एक साधारण अनपढ़ भारतीय माँ है, जो अपने बेटे की पढ़ाई के लिए अपने सारे जेवर बेच देती है, लेकिन बेटे द्वारा उपेक्षित महसूस करती है। वह अपनी संतान के प्रति निस्वार्थ प्रेम और त्याग का प्रतीक है। शामनाथ की पत्नी, वह भी अपने पति के ही विचारों का समर्थन करती है और अपनी सास को छिपाने की योजना में शामिल होती है। चीफ शामनाथ के बॉस, जो एक अंग्रेज अफसर है, शामनाथ उन्हें खुश करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं। और चीफ की पत्नी चीफ के साथ दावत में आई एक अंग्रेज महिला है, जो कहानी का एक गौण पात्र है। कहानी में शामनाथ का स्वार्थ दिखाई देता है, माँ का तिरस्कार दिखाई देता है, उसके साथ माँ का बलिदान भी दिखाई देता है, आधुनिकता का दिखावा दिखाई देता है, माँ की लाचारी दिखाई देती है और सामाजिक मूल्यों का पतन दिखाई दे रहा है। इस कहानी के जो लेखक हैं भीष्म साहनी जी, उनका जन्म 8 अगस्त 1915 में हुआ था। एक प्रसिद्ध भारतीय लेखक, नाटककार, अभिनेता और हिंदी साहित्यकार थे, जो भारत के विभाजन पर आधारित अपने उपन्यास तमस के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। उन्होंने कई भाषाओं का ज्ञान रखा है और हिंदी, अंग्रेजी में साहित्य लिखा। उनके परिवार में पिता हरबंस लाल साहनी एक समाज सेवी थे और उनके बड़े भाई बलराज साहनी हिंदी सिनेमा के प्रसिद्ध अभिनेता थे। उन्होंने लाहौर के सरकारी कॉलेज में अंग्रेजी साहित्य में स्नातकोत्तर की पढ़ाई की और बाद में पंजाब विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की है। प्रमुख रचना इनकी है तमस, माधवी और मैयादास की मरही जैसी प्रसिद्ध रचना है। साहनी कई भाषाओं के ज्ञाता थे, जिनमें हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू, संस्कृत और रूसी शामिल हैं। एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने तमस टेलीविजन धारावाहिक के अलावा मोहन जोशी हाजिर हो, जो 1984 में, और लिटिल बुद्धा 1993 में में जो आई थी, जैसे फिल्मों में यादगार भूमिका निभाई है। साहनी 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय थे और उन्होंने जेल भी काटी थी। वे प्रगतिशील लेखक संघ के लंबे समय तक महासचिव रहे और सफ़र आशमी की याद में सहमत नामक सांस्कृतिक मंच की स्थापना इन्होंने की। उन्हें भारत के विभाजन के शक्तिशाली चित्रण के लिए साहित्य क्षेत्र में पद्म भूषण, जो 1998, और साहित्य अकादमी फेलोशिप 2002 में से सम्मानित किया गया है। इस तरह हम आगे देखेंगे भीष्म जी की कहानी, जो है चीप की दावत। कहानी है चीप की दावत। लेखक है भीष्म साहनी। आज मिस्टर शामनाथ के घर चीप की दावत थी। शामनाथ और उनकी धर्म पत्नी को पसीना पोंछने की फुर्सत न थी। पत्नी ड्रेसिंग गाउन पहने, उलझे हुए बालों का जूड़ा बनाए, मुंह पर फैली हुई सुर्खी और पाउडर को मले और मिस्टर शामनाथ सिगरेट पर सिगरेट फूंकते हुए चीजों की फेहरिस्ती हाथ में थामे एक कमरे से दूसरे कमरे में आ जा रहे थे। आखिर 5 बजते बजते तैयारी मुकम्मल होने लगी।
कुर्सियां, मेज, तिपाइयाँ, नेपकिन, फूल सब बरामदे में पहुंच गए। ड्रिंक का इंतजाम बैठक में कर दिया गया। अब घर का फालतू सामान अलमारियों के पीछे और पलंगों के नीचे छिपाया जाने लगा। तभी शामनाथ के सामने सहसा एक अड़चन खड़ी हो गई। माँ का क्या होगा? इस बात की ओर न उसका उनका और न उनकी कुशल गृहिणी का ध्यान गया था। मिस्टर शामनाथ श्रीमती की ओर घूमकर अंग्रेजी में बोले, माँ का क्या होगा? श्रीमती काम करते करते ठहर गई और थोड़ी देर तक सोचने के बाद बोली, इन्हें पिछवाड़े इनकी सहेली के घर भेज दो। रात भर बेशक वही रहे, कल आ जाए। शामनाथ सिगरेट मुंह में रखे सिकुड़ी आंखों से श्रीमती की ओर चेहरे की ओर देखते हुए पल भर सोचते रहे। फिर सिर हिलाकर बोले, नहीं, मैं नहीं चाहता कि उस बुढ़िया का आना जाना यहाँ फिर से शुरू हो। पहली बड़ी मुश्किल से बंद किया था। माँ से कहे कि जल्दी ही खाना खा के शाम को ही अपनी कोठरी में चली जाए। मेहमान कहीं 8 बजे आएंगे, इससे पहले ही आपने काम से निपट ले। सुझाव ठीक था, दोनों को पसंद आया। मगर फिर सहसा श्रीमती बोल उठी, जो वह सो गई और नींद में खर्राटे लेने लगी तो साथ ही तो बरामदा है जहाँ लोग खाना खाएंगे। तो इन्हें कह देंगे कि अंदर से दरवाज़ा बंद कर ले, मैं बाहर से ताला लगा दूंगा। या माँ को कह देता हूँ कि अंदर जाकर सोए नहीं, बैठे रहे, और क्या। और जो सो गई तो डिनर का क्या मालूम कब तक चले, 11 बजे तक तो तुम ड्रिंक ही करते रहते हो। शामनाथ कुछ खींच उठे, हाथ झटकते हुए बोले, अच्छी भली यह भाई के पास जा रही थी, तुमने यूं ही खुद अच्छा बनने के लिए बीच में टांग अड़ा दी। वाह वाह, तुम तुम माँ और बेटे की बातों में मैं क्यों बुरी बनूं? तुम जानो और वह जाने। मिस्टर शामनाथ चुप रहे। यह मौका बहस का न था, समस्या को हल ढूंढने का था। उन्होंने घूमकर माँ की कोठरी की ओर देखा। कोठरी का दरवाजा बरामदे में खुलता था। बरामदे की ओर देखते हुए झट से बोले, मैंने सोच लिया है। और उन्हीं कदमों माँ की कोठरी के बाहर जा खड़े हुए। माँ दीवार के साथ एक चौकी पर बैठी दुपट्टे में मुंह सिर लपेटे माला जप रही थी। सुबह से तैयारी होती देखते हुए माँ का भी दिल धड़क रहा था। बेटे के दफ्तर का बड़ा साहब घर आ रहा है, सारा काम सुबह से चल जाए। माँ, आज तुम खाना जल्दी खा लेना, मेहमान लोग 7:30 बजे आ जाएंगे। माँ ने धीरे से मुंह पर से दुपट्टा हटाया और बेटे को देखते हुए कहा, आज मुझे खाना नहीं खाना है बेटा, तुम तो जो जानते हो मांस मछली बने तो मैं कुछ नहीं खाती। जैसे भी हो अपने काम से जल्दी निपट लेना। अच्छा बेटा। और माँ, हम लोग पहले बैठक में बैठेंगे, उतनी देर तुम यहाँ बरामदे में बैठना। फिर जब हम यहाँ आ जाए तो तुम गुसल खाने के रास्ते बैठक में चली जाना। माँ आवाक बेटे का चेहरा देखने लगी, फिर धीरे से बोली, अच्छा बेटा। और माँ, आज जल्दी सो नहीं जाना, तुम्हारे खर्राटे की आवाज़ दूर तक जाती है। माँ लज्जित सी आवाज में बोली, क्या करूँ बेटा, मेरे बस की बात नहीं है। जब से बीमारी से उठी हूँ नाक से सांस नहीं ले सकती। मिस्टर शामनाथ ने इंतजाम तो कर दिया, फिर भी उनकी उधेड़ बूंद खत्म नहीं हुई। जो चीफ अचानक उधर आ निकला तो 8-10 मेहमान होंगे, देसी अफसर, उनकी स्त्रियां होंगी, कोई भी गुसल खाने की तरफ जा सकते हैं। 100 बार क्रोध में वह झुंझलाने लगी। एक कुर्सी को उठाकर बरामदे में कोठरी के बाहर रखते हुए बोले, आओ माँ, इस पर जरा बैठो तो। माँ माला संभालती पल्ला ठीक करती उठी और धीरे से कुर्सी पर आकर बैठ गई। यूं नहीं माँ, टांगे ऊपर चढ़ाकर नहीं बैठते, यह खाट नहीं है। माँ ने टांगे नीचे उतार ली। और खुदा के वास्ते नंगे पाँव नहीं घूमना, न ही वह खड़ाऊ पहनकर सामने आना, किसी दिन तुम्हारी यह खड़ाऊ उठाकर मैं बाहर फेंक दूंगा। माँ चुप रही। कपड़े कौन से पहनोगी माँ? जो है वही पहनूंगी बेटा, जो कहो पहन लूँ। मिस्टर शामनाथ सिगारेट मुंह में रखे, फिर अधखुली आंखों से माँ की ओर देखने लगे और माँ के कपड़े की सोचने लगे। शामनाथ हर बात में तरतीब चाहते थे। घर का सब संचालन उनके अपने हाथ में था। खुटिया कमरों में कहाँ लगाई जाए, बिस्तर कहाँ पर बिछे, किस रंग के पर्दे लगाए जाए, श्रीमती कौन सी साड़ी पहने, मेज किस
साइज की हो। शामनाथ को चिंता थी कि अगर चिप का साक्षात माँ से हो गया तो कहीं लज्जित नहीं होना पड़े। माँ को सिर से पाँव तक देखते हुए बोले, तुम सफेद कमीज और सफेद सलवार पहन लो माँ, पहन के आओ तो जरा देखूं। माँ धीरे से उठी और अपनी कोठरी में कपड़े पहनने चली गई। यह माँ का झमेला ही रहेगा। उन्होंने फिर अंग्रेजी में अपनी स्त्री से कहा, कोई ढंग की बात हो तो भी कोई कहे, अगर कोई उल्टी सीधी बात होगी, चीफ को बुरा लगा तो सारा मजा जाता रहेगा। माँ सफेद कमीज और सफेद सलवार पहनकर बाहर निकली। छोटा सा कद, सफेद कपड़ों में लिपटा छोटा सा सूखा हुआ शरीर, धुंधली आंखें, केवल सिर के आधे झड़े हुए बाल पल्ले की ओट में छिप पाए थे। पहले से कुछ ही कम कुरूप नजर आ रही थी। चलो ठीक है, कोई चूड़िया उड़िया हो तो वह भी पहन लो, कोई हर्ज नहीं। चूड़िया कहाँ से लाऊं बेटा, तुम तो जानते हो सब जेवर तुम्हारी पढ़ाई में बिक गए। यह वाक्य रामनाथ को तीर की तरह लगा। तीन कर बोले, यह कौन सा राग छेड़ दिया माँ, सीधा कह दो नहीं है जेवर। बस इसे पढ़ाई वढ़ाई का क्या ताल्लुक है। जो जेवर बिका तो कुछ बनकर ही आया हूँ, निरा लुढ़ा तो नहीं लौटाया। जितना दिया था उसे दुगना ले लेना। मेरा जीभ जल गया जाए। बेटा तुम्हारे जेवर लूंगी, मेरे मुंह से यूं ही निकल गया, जो होते तो लाख बार पहनती। 5:30 बज चुके थे। अभी मिस्टर श्यामनाथ को खुद भी नहा धोकर तैयार होना था। श्रीमती कब के अपने कमरे में जा चुकी थी। श्यामनाथ जाते हुए एक बार फिर माँ की हिदायत करते गए, माँ रोज की तरह गुमसुम बन के नहीं बैठी रहना। अगर साहब इधर आ निकले और कई बात पूछे तो ठीक तरह से बात का जवाब देना। मैं न पढ़ी न लिखी बेटा, मैं क्या बात करूंगी, तुम कह देना माँ अनपढ़ है, कुछ जानती समझती नहीं। वह नहीं पूछेगा। 7 बजते बजते माँ का दिल धक धक करने लगा। अगर चीफ सामने आ गया और उसने कुछ पूछा तो वह क्या जवाब देगी। अंग्रेज को तो दूर से ही देखकर घबरा उठती थी। यह तो अमरीकी है, न मालूम क्या पूछे, मैं क्या कहूंगी। माँ का जी चाहा कि चुपचाप पिछवाड़े विधवा सहेली के घर चली जाए, मगर बेटे के हुक्म को कैसे टाल सकती थी। चुपचाप कुर्सी पर से टांगे लटकाए वह बैठी रही। एक कामयाब पार्टी वह है जिसमें ड्रिंक कामयाबी से चल जाए। श्यामनाथ की पार्टी सफलता के शिखर चूमने लगी। वार्तालाप उसी रो में बह रहा था जिस रो में गिलास भरे जा रहे थे। कहीं कोई रुकावट न थी, कोई अड़चन न थी। साहब को विस्की पसंद आई थी, मेम साहब को पर्दे पसंद आए थे, सोफा कवर का डिजाइन पसंद आया था, कमरे की सजावट पसंद आई थी। इससे बढ़कर क्या चाहिए। साहब तो ड्रिंक के दूसरे दौर में ही चुटकुले और कहानियां कहने लग गए थे। दफ्तर में जितना रोब रखते थे, यहाँ पर उतने ही दोस्त परवर हो रहे थे। और उनकी स्त्री काला गाउन पहने, गले में सफेद मोतियों का हार सेट और पाउडर की महक से ओत प्रोत कमरे में बैठी सभी देसी स्त्रियों की आराधना का केंद्र बनी हुई थी। बात बात पर हंसती, बात बात पर सिर हिलाती और श्यामनाथ की स्त्री से तो ऐसे बात कर रही थी जैसे उनकी पुरानी सहेली हो। और इसी रो में पीते पिलाते 10:30 बज गए। वक्त गुजर के पता ही न चला। आखिर सब लोग अपने अपने गिलासों में से आखिरी घूंट पीकर खाना खाने के लिए उठे और बैठक से बाहर निकले। आगे आगे श्यामनाथ रास्ता दिखाते हुए, पीछे चिप और दूसरे मेहमान। बरामदे में पहुंचते ही श्यामनाथ सहसा ठिठक गए। जो दृश्य उन्होंने देखा उससे उनकी टांगें लड़खड़ा गई और क्षण भर में सारा नशा हिरन होने लगा। बरामदे में एन कोठरी के बाहर माँ अपनी कुर्सी पर जो कि त्यों बैठी थी, मगर दोनों पांव कुर्सी की सीट पर रखे हुए और सिर दाएं से बाएं और बाएं से दाएं ओर झूल रहा था। और माँ मुंह में से लगातार गहरे खराटे की आवाज आ रही थी। जब सिर कुछ देर के लिए टेढ़ा होकर एक तरफ को थमा जाता तो खराटे और भी गहरे हो उठते, और फिर जब झटके से नींद टूटती तो सिर फिर दाएं से बाएं झूलने लगता। पल्ला सिर पर से खिसक आया था और माँ के झरे हुए बाल आधे गंजे सिर पर अस्त व्यस्त बिखर रहे थे। देखते श्यामनाथ क्रोध हो उठे। जी चाहा कि माँ को धक्का देकर उठा दे और उन्हें कोठरी में धकेल दे, मगर ऐसा करना संभव न था। चीफ और बाकी मेहमान पास खड़े थे। माँ को देखते ही देसी अफसरों की कुछ स्त्रियां हंस दी कि इतने में चीफ ने धीरे से कहा, पुअर डियर।
माँ हड़बड़ा के उठ बैठी। सामने खड़े इतने लोगों को देखकर ऐसी घबराई कि कुछ कहते न बना। झट से पल्ला सिर पर रखती हुई खड़ी हो गई और जमीन की ओर देखने लगी। उनके पाँव लड़खड़ाने लगे और हाथों की उंगलियां थर थर कांपने लगी। माँ, तुम जाके सो जाओ। तुम क्यों इतनी देर तक जाग रही थी। और खिसियाई हुई नजरों से शामना चीप के मुंह की ओर देखने लगा। चीप के चेहरे पर मुस्कुराहट थी। वह वही खड़े खड़े बोले, नमस्ते। माँ ने झिझकते हुए अपने में सिमटते हुए दोनों हाथ जोड़े, मगर एक हाथ दुपट्टे के अंदर माला को पकड़े हुए था, दूसरा बाहर। ठीक तरह से नमस्ते भी न कर पाई। शामनाथ इस पर भी खिन्न हो उठे। इतने में चीप ने अपना दाया हाथ हाथ मिलाने के लिए माँ के आगे किया। माँ और भी घबरा उठी। माँ, हाथ मिलाओ। पर हाथ कैसे मिलाती? दाएं हाथ में तो माला थी। घबराहट में माँ ने बायां हाथ ही साहब के दाएं हाथ में रख दिया। शामना दिल ही दिल में जल उठे। देसी अफसरों की स्त्रियां खिलखिलाकर हंस पड़ी। यूं नहीं माँ, तुम तो जानती हो दायां हाथ मिलाया जाता है, दायां हाथ मिलाओ। मगर तब तक चीप माँ का बायां हाथ ही बार बार हिलाकर कह रहे थे, हाउ डू यू डू। कहो माँ, मैं ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। माँ कुछ बड़बड़ाई। माँ कहती है, मैं ठीक हूँ, कहो माँ, हाउ डू यू डू। माँ धीरे से सकुचाते हुए बोली, हो डू डू। एक बार फिर कहा उठा। वातावरण हल्का होने लगा। साहब ने स्थिति संभाल ली थी। लोग हंसने चहकने लगे थे। शामनाथ के मन का क्षोभ भी कुछ कुछ कम होने लगा था। साहब अपने हाथ में माँ का हाथ आप भी पकड़े हुए थे और माँ सिकुड़ू जा रही थी। साहब के मुंह से शराब की बू आ रही थी। शामनाथ अंग्रेजी में बोले, मेरी माँ गांव की रहने वाली है, उम्र भर गांव में रही है, इसीलिए आपसे लजाती है। साहब इस पर खुश नजर आए। बोले, सच? मुझे गांव के लोग बहुत पसंद है। तब तो तुम्हारी माँ गांव के गीत और नाच भी जानती होगी। चीफ खुशी से सिर हिलाते हुए माँ को टकटकी बांधे देखने लगे। माँ, साहब कहते कोई गाना सुनाओ, कोई पुराना गीत, तुम्हें तो कितने याद होंगे। माँ धीरे से बोली, मैं क्या गाऊंगी बेटा, मैंने कब गाया है। वाह माँ, मेहमान का कहा भी कोई टालता है। साहब ने इतना रीस से कहा है, नहीं गाओगी तो साहब बुरा मानेंगे। मैं क्या गाऊँ बेटा, मुझे क्या आता है। वहाँ कोई बढ़िया टप्पे सुना दो, दो पत्थर अनारा दे। देसी अफसर और उनके स्त्रियों ने इस सुझाव पर तालियां पीटी। माँ कभी दीन दृष्टि से बेटे के चेहरे को देखती, कभी पास खड़ी बहू के चेहरे को। इतने में बेटे ने गंभीर आदेश भरे लिहाज में कहा, माँ। इसके बाद हाँ या ना सवाल ही न उठता था। माँ बैठ गई और क्षीण दुर्बल लरजती आवाज में एक पुराना विवाह का गीत गाने लगी। हरियाणी में माई, हरियाणी में बहने, हरियाते भागी भरिया है। देसी श्रेया खिलखिला के हंस उठी। तीन पंक्तियां गा के माँ चुप हो गई। बरामदा तालियों से गूंज उठा। साहब तालियां पीटना बंद ही न करते थे। शामनाथ की खींच प्रसन्नता और गर्व में बदल उठी थी। माँ ने पार्टी में नया रंग भर दिया था। तालियां थमने पर साहब बोले, पंजाब के गाँव की दस्तकारी क्या है। शामनाथ खुशी में झूम रहे थे। बोले, ओह बहुत कुछ साहब, मैं आपको एक सेट उन चीज़ों का भेंट करूंगा, आप उन्हें देखकर खुश होंगे। मगर साहब ने सिर हिलाकर अंग्रेजी में फिर पूछा, नहीं, मैं दुकानों की चीज़ नहीं मांगता। पंजाबियों के घरों में क्या बनता है, औरतें खुद क्या बनाती है। शामनाथ कुछ सोचते हुए बोले, लड़कियां गुड़िया बनाती है और फुलकारियां बनाती है। फुलकारी क्या है? शामनाथ फुलकारी का मतलब समझाने की असफल चेष्टा करने के बाद माँ को बोले, क्यों माँ, कोई पुरानी फुलकारी घर में है। माँ चुपचाप अंदर गई और अपनी पुरानी फुलकारी उठा ली। साहब बड़ी रुचि से फुलकारी देखने लगे। पुरानी फुलकारी थी। जगह जगह से उसके तागे टूट रहे थे और कपड़ा फटने लगा था। साहब की रुचि को देखकर शामनाथ बोले, यह फटी हुई है साहब, मैं आपको नहीं बनवा दूंगा, माँ बना देगी। क्यों माँ, साहब को फुलकारी बहुत पसंद है, इन्हें ऐसी ही फुलकारी बना दोगी ना। माँ चुप रही, फिर डरते डरते धीरे से बोली, अब मेरी नजर कहाँ है बेटा, बूढ़ी आंखें क्या देखेगी। मगर माँ का वाक्य बीच में ही तोड़ते हुए शामना साहब को बोले, वह जरूर बना देगी, आप उसे देखकर खुश होंगे।
साहब ने सिर हिलाया, धन्यवाद किया और हल्के हल्के झूमते हुए खाने की मेज की ओर बढ़ गए। बाकी मेहमान भी उनके पीछे पीछे हो लिए। जब मेहमान बैठ गए और माँ पर उससे सबकी आंखें हट गई तो माँ धीरे से कुर्सी पर से उठी और सबसे नजर बचाते हुए अपनी कोठरी में चली गई। मगर कोठरी में बैठने की देर थी कि आंखों में छल छल आंसू बहने लगे। वह दुपट्टे से बार बार उन्हें पोंछती, पर वह बार बार उमड़ आते, जैसे बरसों का बांध तोड़कर उमड़ आए हो। माँ ने बहुत तेरा दिल को समझाया, हाथ जोड़े भगवान का नाम लिया, बेटे के चिरायु होने की प्रार्थना की, बार बार आंखें बंद की, मगर आंसू बरसात के पानी की तरह जैसे थमने में ही नहीं जा आते थे। आधी रात का वक्त हो गया। मेहमान खाना खाकर एक एक करके जा चुके थे। माँ दीवार से सट कर बेटी आंखें फाड़े दीवार को देख जा रही थी। घर के वातावरण में तनाव ढीला पड़ चुका था। मोहल्ले की निस्तब्धता शामनाथ के घर भी छा चुकी थी। केवल रसोई में प्लेटों के खनकने की आवाज आ रही थी। तभी सहसा माँ की कोठरी का दरवाजा जोर से खटकने लगा। माँ, दरवाजा खोलो। माँ का दिल बैठ गया। हड़बड़ा कर उठो बेटी, क्या मुझसे फिर कोई भूल हो गई? माँ कितनी देर से अपने आप को कोस रही थी कि क्या उन्हें नींद आ गई, क्यों वह उगने लगी, क्या बेटे ने अभी तक क्षमा नहीं किया? माँ उठी और कांपते हाथों से दरवाजा खोल दिया। दरवाजे खुलते ही शामना झूमते हुए आगे बढ़ आई और माँ को आलिंगन में भर लिया। ओ अम्मी, तुमने तो आज रंग ला दिया। साहब तुमसे इतना खुश हुए कि क्या कहूँ। ओ अम्मी, ओ अम्मी। माँ की छोटी सी काया सिमट कर बेटे के आलिंगन में छिप गई। माँ की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उन्हें पोंछती हुई धीरे से बोली, बेटा, तुम मुझे हरिद्वार भेज दो, मैं कब से कह रही हूँ। शामनाथ का झूमना सहसा बंद हो गया और उनकी पेशानी पर फिर तनाव के बल पड़ने लगे। उनके बाहों में माँ के शरीर पर से हट गई। क्या कहा माँ? यह कौन सा राग तुमने फिर छेड़ दिया? शामनाथ का क्रोध बढ़ने लगा था। बोलते गए, तुम मुझे बदनाम करना चाहती हो ताकि दुनिया कहे कि बेटा माँ को अपने पास नहीं रख सकता? नहीं बेटा, अब तुम अपनी बहू के साथ जैसा मन चाहे रहो। मैंने अपना खा पहन लिया, अब यहाँ क्या करूँगी? जो थोड़े दिन जिंदगानी के बाकी है, भगवान का नाम लूंगी। तू मुझे हरिद्वार भेज दो। तुम चली जाओगी तो फुलकारी कौन बनाएगा? साहब से तुम्हारे सामने ही फुलकारी देने का इकरार किया है। मेरी आंखें अब नहीं है बेटा जो फुलकारी बना सको, तुम कहीं और से बनवा लो, बनी बनाई ले लो। माँ, तुम मुझे धोखा दे यूं चली जाओगी? मेरा बनता काम बिगाड़ोगी? जानती नहीं साहब खुश होगा तो मुझे तरक्की मिलेगी। माँ चुप हो गई, फिर बेटे के मुंह की ओर देखती हुई बोली, क्या तेरी तरक्की होगी? क्या साहब तेरी तरक्की कर देगा? क्या उसने कुछ कहा है? कहा नहीं, मगर देखती नहीं कितना खुश गया गया है। कहता था जब तेरी माँ फुलकारी बनना शुरू करेगी तो मैं देखने आऊंगा कि कैसे बनाती है। जो साहब खुश हो गया तो मुझे इससे बड़ी नौकरी भी मिल सकती है, मैं बड़ा अफसर बन सकता हूँ। माँ के चेहरे का रंग बदलने लगा। धीरे धीरे उनका झुर्रियों भरा मुंह खिलने लगा। आंखों में हल्की हल्की चमक आने लगी। तो तेरी तरक्की होगी बेटा, तरक्की यूं ही होगी जाएगी। साहब को खुश रखूंगा तो कुछ करेगा, वरना उसकी खिदमत करने वाले और थोड़े हैं। तो मैं बना दूंगी बेटा, जैसे बना पड़ेगा बना दूंगी। और माँ दिल ही दिल में फिर बेटे के उज्जवल भविष्य की कामना करने लगी। और मिस्टर शामनाथ, अब सो जाओ, माँ कहते हुए तनिक लड़खड़ाते हुए अपने कमरे की ओर घूम गए। तो ये थी कहानी चिप की दावत। ये कहानी यहाँ समाप्त होती है। धन्यवाद।